हेलो डिटेलिंग आर्मी, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दौलत की फ़ाइल नंबर 12 को डिटेल में जानेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फ़ाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। लेखक कहते हैं कि जाहिर है दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्यवर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। लेखक कहते हैं कि वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता और आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती, और हालांकि आपको शायद हर चीज़ नहीं मिल सकती। जैसे दुनिया की सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से हर वह चीज़ मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि आप सफल कैरियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं। दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं। दोनों। आप जीवन में पैसा चाहते हैं या सार्थकता। दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। दोनों। लेखक कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं और अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता से आप हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह वह का विकल्प आए, तो लेखक कहते हैं कि आपको खुद से बस यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। यह सवाल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरता के ब्रह्मांड में ले जाएगा। लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ आपकी मनचाही चीज़ों में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। उदाहरण के लिए लेखक कहते हैं कि इस समय मैं एक नाखुश सप्लायर्स से निपटने की तैयारी कर रहा हूं, जो मानता है कि मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल को उसके द्वारा किए ऐसे खर्चों का भुगतान करना चाहिए जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में सहमति नहीं हुई थी। मेरी भावना यह है कि अपनी लागत का अनुमान लगाना उसका काम है, मेरा नहीं, और अगर उसका ज़्यादा खर्च हुआ है तो इस समस्या से उसे निपटना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मैं अगली बार के लिए एक नए अनुबंध पर बातचीत करने का इच्छुक हूँ, लेकिन मैं पुराने अनुबंधों का पालन करने का प्रबल हिमायती भी हूँ। मेरे कड़के दिनों में अगर मेरे सामने इस तरह की स्थिति आती तो मैं अपनी बात साफ साफ
रख देता और यह सुनिश्चित करता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखी राशि से एक ढेला भी ज़्यादा ना दूं। हालांकि मैं उसे सप्लायर बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है कि अंततः यह चर्चा बड़ी बहस में बदल जाती। लेखक कहते हैं कि पुराने दिनों में मैं उससे मुलाकात करने जाते टाइम यही सोचता कि इसमें या तो वह जीतेगा या फिर मैं। बहरहाल लेखक कहते हैं कि आजकल मैंने खुद को दोनों के संदर्भ में सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है। इसलिए मैं इस बातचीत से पूरे खुलेपन के साथ ऐसी स्थिति बनाने जा रहा हूँ जहाँ मैं उसे ज़्यादा भुगतान नहीं करूँगा और वह मेरे प्रस्ताव से बहुत खुश भी होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेरा लक्ष्य दोनों को पाना है। लेखक कहते हैं कि एक और उदाहरण देखें। कुछ महीनों पहले मैंने एरिज़ोना के एक वैकेशन होम खरीदने का फ़ैसला किया। जिस इलाके में मेरी दिलचस्पी थी, मैंने उसका चप्पा चप्पा छान मारा। हर रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे यही बताया कि अगर मैं उस इलाके में 3 बेडरूम और एक स्टडी रूम वाला मकान चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए $10 लाख देने होंगे। लेखक कहते हैं कि मेरा इरादा इस मकान में 10 लाख से कम का निवेश करने का था। ऐसी परिस्थिति में ज़्यादातर लोग या तो अपनी उम्मीदें कम कर लेते हैं या फिर अपना बजट को बढ़ा देते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने दोनों कायम रखे। हाल ही में मुझे फ़ोन पर बताया गया कि मैं जिस इलाके पर जैसा मकान चाहता था वैसा मकान मिल रहा है। वहाँ के एक मकान मालिक ने अपने मकान की कीमत $2 लाख कम कर दी है, जिससे यह $10 लाख से कम हो गई। दोनों को पाने के इरादे की शक्ति का यह एक और कमाल है। लेखक कहते हैं कि मैंने हमेशा अपने माता पिता को बताया था कि मैं ऐसे कामों में गुलामों की तरह जुटा नहीं रहना चाहता जिससे मुझे मज़ा ना आता हो और मैं उस काम को करके अमीर बनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। लेखक कहते हैं कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया सामान्य थी कि तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो। जीवन फूलों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा, बिजनेस है, मज़ा है। पहले तुम आजीविका चलाने की परवाह करो, फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम अपनी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हो। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे याद है, इस पर मैंने सोचा था कि अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं के जैसे हो जाएगा। नहीं, लेखक कहते हैं कि मुझे तो दोनों चाहिए। क्या यह मुश्किल था? यकीनन मुश्किल था। लेखक कहते हैं कि मैं जिस काम से नफ़रत करता था, कई बार तो उसे मुझे 1-2 हफ्ता तक करना पड़ा।
ताकि मैं खा सकूं और किराया चुका सकूं। लेकिन मैंने दोनों को पाने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी नापसंद नौकरी या बिजनेस में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुका। अंततः मैं अपने मनपसंद काम को करके अमीर बन गया और अब मैं जानता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ वही काम और प्रोजेक्ट लेता हूँ जो मुझे पसंद होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को भी यही सिखाने का मौका मिलता है। लेखक कहते हैं कि दोनों का नज़रिया पैसे के मामले में जितना महत्वपूर्ण है उतना किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। गरीब और कई मध्यवर्गीय लोग यह मानते हैं कि उन्हें पैसे और जीवन के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा। लेखक कहते हैं कि परिणाम स्वरूप वे यह तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीज़ों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक कहते हैं कि हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण है। यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि यह जीवन की बाकी चीज़ों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक कहते हैं कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पैसा तेल है और यह आपके जीवन में घिसटने के बजाय फिसलने में समर्थ बनाता है। लेखक कहते हैं कि पैसा स्वतंत्रता देता है अपनी मनचाही चीज़ को खरीदने का और अपना टाइम मनचाहे तरीके से बिताने की आज़ादी देता है। पैसा आपको जीवन की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि आपको यह मौका भी देता है कि आप दूसरों को नौकरी देकर उनके जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और सबसे बड़ी बात, पैसा होने के बाद आपको अपनी ऊर्जा इस चिंता में नहीं गंवानी पड़ेगी कि आपके पास पैसा नहीं है। लेखक आगे कहते हैं कि खुशी भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर यहाँ पर गरीब और मध्यवर्गीय लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी अलग अलग हैं, यानी या तो आप अमीर बन सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं फिर कहूँगा, यह घटिया प्रोग्रामिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो लोग हर मायने में अमीर होते हैं वे यह समझते हैं कि आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास हाथ और पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह से आपके पास पैसा और खुशी भी दोनों होने चाहिए। लेखक कहते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास केक होने का क्या फ़ायदा अगर आप उसे खा ही ना सकें। आप इसका और कर भी क्या सकते हैं? आलमारी में सजाकर
इसकी ओर ताकते रहें कि ये खाने और मज़े लेने के लिए ही बना है। लेखक कहते हैं कि यह वह चिंतन लोगों को भी धूल चटा देता है जो यह मानते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो किसी और के पास कम होगा। एक बार फिर कहना पड़ेगा कि यह डर पर आधारित खुद को पराजित करने वाली प्रोग्रामिंग से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेखक कहते हैं यह धारणा मूर्खतापूर्ण है कि दुनिया की सारी दौलत अमीर लोगों के पास है और वे उसे इकट्ठा करके रख रहे हैं, जिससे कि बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं बचता है। लेखक कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि यह धारणा के अनुसार धन की आपूर्ति सीमित है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेखक कहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर दिन नए नोट छप रहे हैं। नोट छापने का संबंध दशकों से किसी असली संपत्ति से जुड़ा नहीं है। तो अगर दौलतमंद लोगों ने आज उपलब्ध सारे पैसों पर कब्जा कर भी लिया तो कल अरबों नहीं बल्कि करोड़ों नए डॉलर आ जाएंगे। लेखक कहते हैं कि इस सीमित विश्वास वाले लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि उसी पैसे का बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हर एक के लिए मूल्य बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जो मैं अपने सेमिनारों में अक्सर देता हूँ। मैं 5 लोगों से मंच पर आने को बोलता हूँ और अपने साथ एक चीज़ लाने को कहता हूँ। मैं उन्हें एक गोले में खड़ा कर देता हूँ और फिर मैं पहले व्यक्ति को $5 का नोट देकर उससे कहता हूँ कि वह दूसरे नंबर के व्यक्ति से उस पैसे से कोई चीज़ खरीदे और मान लें कि वह पेन खरीदता है, तो अब नंबर 1 व्यक्ति के पास पेन है और नंबर 2 व्यक्ति के पास $5 और फिर नंबर 2 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 3 के व्यक्ति से क्लिपबोर्ड लेता है और फिर नंबर 3 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 4 के व्यक्ति से नोटबुक खरीदता है। लेखक कहते हैं कि मुझे आशा है कि आप तस्वीर और मुद्दे की बात समझ गए होंगे। उसी $5 के नोट ने हर व्यक्ति के मूल्य में वृद्धि की। वही $5 5 अलग अलग लोगों के पास से होकर गुजरे और हर एक के लिए $5 का मूल्य निर्मित किया। कुल मिलाकर समूह में $25 का मूल्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद भी वह $5 का नोट खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार घूमता रहा और हर एक के लिए मूल्य उत्पन्न करता रहा। लेखक कहते हैं कि सबक स्पष्ट है कि पहली बात कि पैसा कभी खत्म नहीं होता है।
आप उसी पैसे का इस्तेमाल बरसों तक हजारों लोगों के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, आप उतने ही ज़्यादा पैसों को प्रवाह में रख सकते हैं, जिसका मतलब है बाकी लोगों के पास ज़्यादा मूल्य के सृजन के ज़्यादा अवसर होंगे। यह वह पर आधारित चिंतन का विपरीत है। इस चिंतन के विपरीत, जब आपके पास पैसा होता है और आप उसका उपयोग करते हैं, तो जिसे आप पैसा देते हैं उसे भी इसका मूल्य मिलता है और आपको भी। लेखक कहते हैं कि मैं यह बात सीधे सीधे कहना चाहूँगा, अगर आप दूसरे लोगों के बारे में इतने ही चिंतित हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें इसका हिस्सा मिले, तो आपको अमीर बनने की पूरी कोशिश करनी होगी, ताकि आप समाज में पैसे के प्रवाह को बढ़ा सकें। अगर मैं किसी चीज़ का उदाहरण हो सकता हूँ, तो यह कि आप एक दयालु, प्रेमपूर्ण, परवाह करने वाले, उदार और आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, और बेहद अमीर भी। लेखक कहते हैं कि मेरा प्रबल आग्रह है कि आप इस मिथक को भुला दें कि धन किसी तरह से बुरा होता है, या दौलतमंद बनने के बाद आप कम अच्छे या कम पवित्र हो जाएंगे। यह विश्वास बिल्कुल गोश्त है। अगर आप फास्ट फूड से थक गए हों और अगर आप इसे खाते रहेंगे, तो आप सिर्फ मोटे ही नहीं होंगे, बल्कि आप मोटे और कड़के भी हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि देखा, दोनों का एक और उदाहरण मिल गया। लेखक कहते हैं कि मित्रों, दयालु, उदार और प्रेमपूर्ण बनने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पर्स में क्या है और क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। पवित्रता और आध्यात्मिकता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है और क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपकी आत्मा में क्या है। यह सोचना है कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनाता है, यह वह चिंतन है और सरासर घटिया प्रोग्रामिंग है जो आपकी खुशी और सफलता को बढ़ाने में ज़रा भी मदद नहीं करती है। यह आपके आसपास के लोगों की भी मदद नहीं करती है, ख़ास तौर पर बच्चों की। अगर आप अच्छे इंसान बनने पर तुले ही हुए हैं, तो फिर इतने अच्छे ज़रूर बने कि अपनी कमज़ोर करने वाली धारणाओं से अगली पीढ़ी को संक्रमित ना करें। अगर आप सचमुच बिना सीमाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं, चाहे स्थिति जो भी हो, तो यह वह चिंतन छोड़ दें और दोनों के इरादे को कायम रखें और अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणा कहें कि मैं हमेशा दोनों के
संदर्भ में सोचता हूँ और फिर अपना सिर छू कर कहें कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। हे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद डिटेलिंग आर्मी।